नमस्कार। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने एक 9-10 साल लड़के का किडनैप किया कह लीजिए, या फिर अगवा किया कह लीजिए, या तो फिर रेस्क्यू किया उसको, या फिर ये कह लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ और बतानी है कि मुझे चाहिए आप सबकी एक हेल्प। मुझे मदद क्या चाहिए और मैं इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो ये कहानी है 1999 की, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं जो है एक रूम जो है किराए पे लेके रहता था। मैं अक्सर नोट करता था, एक 9-10 साल का लड़का रात में अक्सर वो सामान खरीदने जाता था। तो कभी वो सब्जी खरीदने जाता था, तो कभी मोमबत्ती खरीदने जाता था, कभी वो दवाई लेने जाता था। मेरी निगाह उस पर बराबर पड़ती थी, लेकिन मैंने कभी उससे पूछा नहीं क्या कौन हो क्या है। तो एक बार क्या हुआ कि लगभग मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बजे रात की बात होगी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और वो लड़का जो है बरसते हुए पानी में एक टार्च लिया था अपने हाथ में, और वो भीगते हुए जा रहा था मार्केट। तो जब मार्केट से आ रहा था, तो फिर भी मैंने उसको नोटिस किया है कि यार ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस बच्चे को कि जो है अपना इतने बारिश में और टार्च ले करके और बहुत आराम से जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत इमरजेंसी है तो जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा है, दौड़ के आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। जहाँ पे वो रहता था लड़का, वो जो है उन्हीं के बगल में एक मछली विभाग यानी मत्स्य विभाग के एक स्टाफ थे जो हमारे ही बगल में रहते थे। उनसे मेरी बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत अच्छा, हम सब कभी कभी डिनर बनाते थे साथ में, बहुत अच्छा रिलेशन था उनके साथ। हम उनको चाचा चाचा जी बोलते थे। तो मैंने चाचा जी को बताई कि चाचा जी ये लड़का मुझे जो है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। चूँकि हम जहाँ रहते थे रास्ता वही था, रास्ता बगल में ही था, तो बराबर वो आता जाता था। एक बार जो है हमने उससे बात किया कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उसका नाम है जितेंद्र कुमार मिश्रा, ठीक है। और मैंने उसको पूछा कि उस दिन तुम रात में जो है ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो तुम लेने गए थे, ठीक है। तो उसने बताया कि मुझे कैंडी लेना यानी चॉकलेट लेने गया था। तो मैंने सोचा कि इतनी ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि मुझे जो है तुम्हें कैंडी जो है रात में 10 बजे रात को भी लेने की ज़रूरत पड़ गई, और भी पानी भीगते हुए पानी में भीगते हुए तुम गए। तो उसने कहा नहीं, डॉक्टर जी का लड़का जो है रो रहा था चॉकलेट के लिए, तो मैं चॉकलेट लेने गया था। तो वो जो है एक डॉक्टर MBBS डॉक्टर थे, उनके घर में रहता था, इतना मुझे पता था। मैं भी सोचता था कि वो डॉक्टर का लड़का है। तो मैंने उसको बोला कि क्या तुम डॉक्टर के लड़के नहीं हो क्या। तो उसने कहा नहीं, मैं डॉक्टर का लड़का नहीं हूँ। मैंने बोला फिर तुम कौन हो। उसने कहा कि नहीं, मैं वो मेरे डॉक्टर साहब मेरे जो है पापा नहीं है, मैं उनके घर में काम करता हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं नौकर हूँ। हम कहा अच्छा चलो भाई ठीक है, होगा। बहुत से बच्चे हैं, लड़के हैं जिसका जीवन पर उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर बातों बातों में मैंने उसको बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसने बोला कि मेरा घर आसाम में है। तो मेरा तो दिमाग थोड़ा सा खनका कि आसाम का लड़का यहाँ कैसे आया। तो मुझे थोड़ा सा और जिज्ञासा बढ़ी, और मैंने उसको और भी सवाल पूछे कि तुम मतलब यहाँ तक पहुँचे कैसे, अपनी कहानी बताओ। तो वो जो है बागान में जो है आसाम में जो है कुछ खेलने उलने गया था, तो कुछ लोग उसको पकड़ के कार में बैठा के उसको जो है दिल्ली तक लेके आए थे। तो वो एक तरह से चोरी हो गया था। चोरी होने के बाद दिल्ली से आ गया था लखनऊ, और लखनऊ से आ गया था हमारे क्षेत्र में जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। तो बहुत ही शांत से, बहुत ही आराम से मैंने उसको एक सवाल पूछा कि क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो। ये बात सुन के वो रोना शुरू कर दिया, ठीक है। वो दिन मुझे अभी भी याद है कि वो मतलब वो बहुत डरा हुआ भी था, बहुत सहमा हुआ भी था कि मतलब उसके मुंह से हाँ तो निकल गई कि हाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत डर गया था हाँ सुन के कि कहीं मेरे लिए और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। हमने कहा ठीक है, तुम जाओ अपने घर, और तुम हमको इसी तरह रास्ते में मिलना, मेरे घर पे नहीं आना। मैं तुमको इसी रास्ते में नेक्स्ट टाइम कभी बात करना होगा तो मैं तुमको पकड़ लूँगा। फिर मैंने चाचा जी से बात किया। चाचा जी वही जो मछली विभाग में काम करते थे। तो हमने कहा चाचा जी ऐसी बात है, और इसको जो है घर जाना है, और आप क्या कहते हो। चाचा जी से बात हुई तो चाचा जी ने भी मुझे जो है मोटिवेट किया, मेरा उत्साह बढ़ाया कि हाँ तू जो है सही सोच रहे हो, और इसको जो है आसाम तक पहुंचाते हैं। अब बात आई कि जाएंगे कैसे, और दूसरी बात आई कि पैसा कहाँ है इतना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 600 या 700 रुपये उन्हें चाचा जी ने मुझे दिया
और मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे संतोष कुमार, उसको भी बोला कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ और उस लड़के को पहुँचा के आते हैं। तो ठीक है, बात सब कुछ रेडी हो गया। तो एक बार मैंने जितेंद्र कुमार मिश्रा जो बच्चा था उसको मैंने बात किया, अब तुम अपना पता बताओ घर का, कि तुम्हें कहाँ पे तुम्हारा पता है, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है। और उसने बोला कि उस बच्चे को आप समझिए कि जब वो 5 साल का था तब किडनैप हुआ था, और उसको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उसका एक पिताजी का नाम पता था, आलोक नाथ मिश्रा, और उसने जो पोस्ट होता है, जैसे आप जिला होता है उसके बाद पोस्ट होता है, उस पोस्ट का नाम पता था, और पोस्ट का नाम था सोनितपुर, बस सोनितपुर पोस्ट, पिता का नाम आलोक नाथ मिश्रा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना तो पता है ना, हम ढूंढ लेंगे ऐसे तैसे करके। इसके पहले मैं आगे की जर्नी बताऊं, उसके पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि ये काम बहुत ही रिस्की था मेरे लिए। एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचा जाए तो बहुत रिस्की था, और इसमें आप जानते हैं किडनैपिंग कोई आम सीधा साधा आदमी नहीं करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप होता है। मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था। मुझे तो लगा कि नहीं यार, बच्चा अपने घर से घूम गया है और यहाँ तक पहुँच गया है, तो हमें इसको घर तक पहुँचाना है, बस इतना ही मुझे पता था। फिर जो है हमने प्लान बनाया, जैसे कि फिल्मों में होता है ना, बच्चे को कैसे अगवा करना है या कैसे प्लान करते हैं, उस तरह से मैंने उससे बात किया। हमने कहा कि फला तारीख को सुबह 9 बजे, तो उसका जो है स्कूल में नाम भी लिखवाया गया था, शायद ये दिखाने मात्र से के लिए कि ये बच्चा पढ़ता है हमारे यहाँ, तो कभी स्कूल नहीं जाता था वो, सिर्फ नाम लिखवाया गया था। तो हमने कहा कि लेकिन स्कूल कभी जाता भी नहीं था वो, तो हमने कहा तुम एक दिन बहाना बनाओ कि तुम्हें स्कूल जाना है, बैग वैग लो, बैग में जो भी अपनी ज़रूरत के सामान भरना हो, कपड़े सपने भर लो, और तुम चलो मेरे साथ। और मैंने उसको ये बताया कि जब तुम निकलोगे घर से 9 बजे, उसके आगे आगे मैं निकलूँगा, तो जिस गाड़ी में मैं बैठूँगा, ऑटो में बैठना था, उस ऑटो में मैं बैठूँगा, उस ऑटो में तुम भी बैठना, मेरे से बात मत करना, तुम अपना भाड़ा देना, मैं अपना भाड़ा दूंगा, मैं तुम्हारा भाड़ा नहीं दूंगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ में हो। फिर वैसे ही हुआ सब कुछ प्लान के साथ, और फिर वो लड़का ऑटो चला गया हमारे छोटे शहर में जहाँ पे मेरा घर था। हम उतरे, उसके पीछे वो भी उतरा, हम चले, और उसके कम से कम मुझे लगता है कि 10-12 फीट की दूरी पे वो भी धीरे धीरे, मैं भी धीरे धीरे चलता था ताकि उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। तो हम सब इस तरह से चलते थे ताकि किसी थर्ड आदमी को ये ना पता हो कि हम दोनों साथ साथ हैं। तो फिर इसी तरह से हम अपने घर पे पहुंच गए उसको लेकर के। जब अपने घर पे मैंने झूठ बोला कि मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है और उन्होंने मुझे पैसा दिया है कि इसको जो है आसाम छोड़ के आओ, इसके मम्मी पापा से मिलवा के आओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने ये नहीं बताया, अपने घर वालों को मैंने ये नहीं बताया कि मैंने उस बच्चे का भगा के लेके आया हूँ, इस तरह से मैंने नहीं बताया। तो वो उनको कोई डर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अच्छे काम के लिए जाना चाहते हो तो तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो चाचा जी ने दिया था कुल 600 रुपये, 500 या 600 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पैसा मुझे कुल मैंने गुड़ा भाग किया तो मुझे लग रहा है कि कम से कम मुझे 1300 रुपये होने चाहिए। बाकी के पैसे मैंने घर से या कुछ उधार लिया, कुछ मैंने गाँव वालों से भी मांगा, इधर उधर करके मैंने इकट्ठा किया, 1300 रुपये हो गए। और गांव में तो जानते हैं जब भी कोई अपरिचित इंसान आता है तो उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। तो मेरे घर में भी वही हुआ कि काफ़ी भीड़ लग गई थी उसको देखने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए। ओके, फाइनली वो दिन आ गया कि जब हमको ट्रेन से पकड़ के जाना है गुवाहाटी, यानी असम यानी गुवाहाटी। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा मिर्ज़ापुर से एक ट्रेन जाती है ब्रह्मपुत्र मेल, वो जो कि असम तक जाती है। तो मैं और मेरा दोस्त संतोष और वो लड़का, तीनों लोग गए मिर्ज़ापुर, टिकट लिए, ट्रेन में बैठे, ठीक है। अगले दिन हम 9-10 बजे शायद पहुँचे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। गुवाहाटी उतरने के बाद आप सोचो कि गुवाहाटी जो कि, और जहाँ मुझे जाना था सोनितपुर तक, सोनितपुर से गुवाहाटी के बीच में तीन मतलब अगर आप कार से जाएंगे तो 3-4 घंटे, और मुझे लगता है किलोमीटर में देखा जाए तो 250-300 किलोमीटर दूर है। हालांकि उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कितना दूर है। मुझे यही लगा था गुवाहाटी उतरते हैं और एक एक करके पूछना शुरू करते हैं कि भैया ये है पता, मुझे जाना है सोनितपुर जाना है भैया, सोनितपुर जाना है, कौन सी बस मिलेगी, कहाँ ऑटो मिलेगा, मुझे बताओ। सोनितपुर बहुत लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को पता था, तो उन्होंने मुझे मदद किया। फिर मैंने ऑटो से, फिर बस से हम सब गए, और तो बस हमको वहीं तक लेके गई। लगभग मुझे लगता है कि 30-40 किलोमीटर दूर तक हमको छोड़ दिया।
कि इधर ही है कहीं सोनितपुर इतना मुझे पता था। और शाम हो गई, ठीक है, शाम हो गई, फिर हमने खाना वाना खाए, उसके बाद जो है हम सबके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए। दिन भर का जो हम सब कई बार ऑटो चेंज किए और कई बार बस चेंज किए। तो अब जो रात शाम हो गई तो कि शाम को हम चल नहीं सकते, तो हम सब ने सोचा कि अब कहीं जो है रोड के किनारे सो जाते हैं। तो हुआ भी वही। पैसा उस समय हम सब के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी पुलिस वाले से मदद लें, ऐसा कुछ नहीं था। और सच पूछे तो हम सब डरे हुए भी थे कि हम इतना बड़ा एक रेस्क्यू मिशन में जा रहे हैं, और इसलिए मैं बहुत छुप छुपा के कर रहे थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा किसी को बताया नहीं। और उस बच्चे से मैं बराबर ये भी बात करता था कि यार घर तो जा रहे हो, कभी ये मत कह देना कि यही सब हमको पकड़ के लेके गए थे नहीं तो हम सब की जो है कुटाई हो जाएगी वहीं पे, ठीक। तो हम सब जो है सड़क के किनारे एक जो है जहाँ पे अंडा वगैरह बेचते हैं, तो उसी एक तख्त थी वहाँ पे बेंच, उसी बेंच पे हम सब तीनों लोग सो गए। सो क्या गए, एक तरह से रात बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। और उसी दौरान जो है कोई आया रात में, तुम सब यहाँ नहीं सो सकते, कुछ असामीज़ में बात कर रहा था वो। तो फिर जो है हम सब हिंदी में बात किए, तो वो भी हिंदी में बात करने लगा। फिर हम सब जो है यही हुआ कि हम सबको यहाँ नहीं सो सकते, तो हम सब उठ के चले गए वहाँ पे। तो फिर जो है एक छोटा सा जंगल दिखा मुझे, और वहाँ पे कोई भी भीख मांगने वाले या फिर कुछ ऐसे मज़दूर लोग जो है अपना सो रहे थे। तो हमने सोचा कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो हम सब भी तीनों लोग जो है वहीं ऐसे ही ज़मीन पे ही सो गए। रात हो गई 12-1 बजे, कोई एक और आदमी आया, दारू पी के आया था, और वो हम सब से जो है पैसा मांग रहा था कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हम सब के पास पैसा ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से पैसा नहीं था। जो मेरे संतोष भाई थे उनके हाथ में एक घड़ी थी, बस वही था हम सब के पास। हम सब ने सोचा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बेचेंगे, फिर हम अपने जो है गंतव्य स्थान तक पहुँचने में मदद कर सकता है ये घड़ी। हम देना नहीं चाह रहे थे उसको, और डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार पीटना शुरू कर दे या कुछ हो ना जाए। तो बहुत देर तक वो खड़ा रहा हम सबके साथ, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। फिर एक समय ऐसा आया जब 4-5 भोर हो गए तो खुद ही वो चला गया। जब भोर हुआ 5-6 बजे कुछ दिखने लगा, फिर देखा वो कब्रिस्तान था दरअसल में। तो हम सब जो कब्रिस्तान के बीच में सो रहे थे, ठीक है। बहरहाल सुबह हुई किसी तरीके से, तो फिर अब जर्नी शुरू हुई। वहाँ से हम सब 25-30 किलोमीटर तक जाना है। हम सब के पास पैसे नहीं थे। जिसने भी हम सबको जिस तरह से डायरेक्ट किया इस साइड हम सब ने पैदल चलना शुरू किया। हम सब सिर्फ और सिर्फ पानी पीते थे, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो मेरे जर्नी का बहुत कठिन समय था, जब हम सब तीनों लोग भूखे प्यासे और बस चले जा रहे हैं, बस इस जंगल उस जंगल, और डर भी लगता था। तो फाइनली वो समय आ गया कि किसी ने बोला कि वो गांव है तो उसमें क्या हुआ कि एक जो है चाय की बागानी थी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवर था। रिवर सूखा हुआ था, नदी थी सूखी हुई थी। उस नदी का नाम है कलिंग रिवर, और उस नदी के उस पार जो जंगल था, उसी को एक आदमी ने इशारा किया कि वही है गांव सोनितपुर। जान में जान आई। फिर हमने जो है चाय के बागाने से बाहर निकले और नदी के अंदर प्रवेश किए। नदी काफ़ी छिछला था, फैला हुआ था, काफ़ी दूर तक था, मतलब मुझे लगता है आधा किलोमीटर दूर तक चौड़ाई में था वो, और बालू था। हम तीनों लोग चलना शुरू किए बालू में। तो जैसे जैसे हमने आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे सोनितपुर के लोग हम सबको देखना शुरू किए कि ये कौन 3 लोग आ रहे हैं। और इस तरह से एक घर से निकल के देख रहे हैं, फिर दूसरे घर से निकल के देख रहे हैं, फिर तीसरे घर से निकल रहे हैं। और लकली हम उसी घर की तरफ डायरेक्ट हो रहे थे जो घर उस बच्चे का था। और जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे, धीरे धीरे देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे हम किसी एक खास घर की तरफ बढ़ते जा रहे, उसी तरह से लोग जो है भीड़ इकट्ठा होकर के एक तरफ एकत्रित हो रहे थे। तो जब हम उनके घर की तरफ पड़े, उनके घर के सामने उनकी मम्मी, उनके पापा आलोकनाथ मिश्रा, उनकी बेटी लता कुमारी, और एक और थी शीतल, उनकी छोटी बहन, ये सब परिवार के मेंबर प्लस पड़ोसी लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। बच्चे को देखते ही उसकी मम्मी दौड़ी और उसकी बहन भी दौड़ी, और तेज़ से दौड़ी हम सबके पास आई, और उस अपने बच्चे को जो है जितेंद्र जो उसका बच्चा था उसको गले लगाए, हाथ पकड़ के लेके गए उसके घर। और उसके पापा खड़े होकर सिर्फ देख ही रहे थे अभी तक। और मैं सोच रहा था कि यार उसके पापा कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। फिर मैंने एक इशारा किया जितेंद्र को, यार देख लेना। तो फिर वो समझ गए कि ये बच्चा मेरा है। और उसके पिताजी अपने बच्चे को पहचान नहीं पाए,
चूँकि वो 5 या 6 साल का रहा होगा, उसके बाद वो जब 9-10 साल बाद वो जा रहा है, तो उसके पिताजी नहीं पहचान पाए। उसकी बड़ी बहन लता और उसकी जो माँ थी, ये दोनों लोगों ने उन्होंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। और अब आप जो है ऐसा सोच सकते हो कि किसी जब कोई बच्चा गुम जाए और वो गुम के 6-7 साल बाद अपने घर वापस आए, तो उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना कैसा हो सकता है। वो माहौल मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। प्लस वो गांव के लोग इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई उस बच्चे को देखने के लिए। और उसके बाद शुरू हुई हम सब की खातिरदारी। खातिरदारी जैसा कि जानते हैं, इंडिया में सब मेहमान नवाजी होती है और हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, थके थे और मुझे लग रहा था कि बस खाना मिल जाए। और वो भी परिवार बहुत गरीब था। जंगल के बीच में एक बहुत छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में बाँस वास के बने हुए की एक झोपड़ी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम में बाँस जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बाँस के ही बहुत कुछ बने हुए थे वहाँ। तो उनके पास पैसे नहीं थे हम सब के खाना वाना खिलाने के लिए। मतलब खाना तो होगा ही, लेकिन हम सब के अच्छे से स्वागत करना चाह रहे थे, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि उनके पास मुर्गी थी और उनके पास कुछ अंडे थे। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को बोला कि इसको मार्केट में बेच के आओ ताकि कुछ पैसा मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि ये जो है मार्केट में जा रही बेचने। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं साथ में। सच पूछे तो वहाँ पहुँचने के बाद पूरी थकानी दूर हो गई। सब रास्ता में जितनी भी थकान थी, भूख प्यास सब मिट गई और सिर्फ खुशी के मारे। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ में। वो मैंने इसलिए बोला कि मुझे जो है कल्चर देखना था कि आसाम में शायद ज़िंदगी में दोबारा आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, और ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं घूमना चाहता हूँ, आपके साथ में चलना चाहता हूँ। तो मैं लता जी जो उनकी बहन थी उनके साथ में चला गया मार्केट में। तो मुझे पहले से भी वो जो है एक ज़मीन में बैठ के जो है मुर्गी रख के और अंडे रख के बैठ गई, मैं भी बैठ गया। फिर फाइनली हमने मुर्गी और अंडे बेचे और पैसे बदले में पैसे लिए। उसी पैसे का हम सब ने जो ख़रीदे कि मसाला ख़रीदा और दाल वाल ख़रीदे, या फिर मुझे सब्ज़ी ख़रीदे और मछली भी ख़रीदे। ये सब ख़रीद के हम सब आए। और रात का खाना खाने के बाद जब हम सब बेड पे बैठे, उसी समय उनके घर के सारे मेंबर, उनकी दोनों बहनें और जितेंद्र और उनके पिताजी और उनकी मम्मी सब हमारे साथ बैठे और बातें करना शुरू किया, सारी कहानी पूछना शुरू किया। और एक तरह से वो जो है दिल से धन्यवाद बोलना चाह रहे थे। और उनकी मम्मी बहुत रो रही थी, उनकी दीदी बहुत रो रही थी, और सब खुशी के आंसू थे। और फिर प्लान तो यही था कि हमारे पास 1300 रुपये लेके गए थे। तो हमने सोचा था कि ऐसे बच्चे को छोड़ के बस चले आएंगे। आने जाने का भाड़ा जोड़ के रखे थे, तो वो तो जाते जाते ख़त्म हो गया। तो हमारे पास पैसा था नहीं। तो अगले दिन ये हुआ कि हम सब जो है जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब आए हो तो 1-2 दिन रुक जाओ। तो मैंने भी सोचा कि चलो सही है, अब इतना दूर आए हैं, अब भगवान कभी नसीब में ऐसी जगह मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि रुक जाते हैं 2 दिन। 2 दिन हम रुक गए और फिर जो है जाने की बारी आई, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना था। तो मुझे जो है दिमाग मेरा वहीं पे बार बार घूम रहा था कि मैं क्लास मिस कर रहा हूँ। तो फिर जो है जाने की बारी आई। तो मैंने उनके पिताजी से बोला कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे सारे ख़त्म हो गए थे जितने भी लेके आए थे, तो आप हमको जो है जाने का भाड़ा दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य बस कि वो भी परिवार बहुत गरीब था। उनके पास आप समझ लें कि हम सबको खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपनी अंडे और मुर्गी के अंडे और बच्चे बेच दिए थे। तो पैसे थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा पैसा जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पैसा इकट्ठा करने में उनको लग गए कम से कम 7, 8, 9, 10 दिन लग गए। उस 9-10 दिन में हम सब ने पूरा ज़िंदगी जी लिया। पूरे आसाम में हम सब क्या करते थे, सुबह खा पी करके हम सब घूमने निकल जाते थे। मुझे लगता था कि ज़िंदगी का मेरा बहुत बड़ा आप सौभाग्य कह लीजिए मेरा, कि मुझे वो जो है वहाँ की देश दुनिया मुझे देखने को मिला। और आसाम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा पड़ा है। उसमें जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई हैं, और न सिर्फ धर्म बल्कि कई धर्म, जाति और भाषाओं और पोशाकों से विविधताओं से भरा पड़ा है। तो जब भी आप किसी दूसरे विविधताओं वाले क्षेत्र में जाते हो तो आपको कोई चीज़ नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी मिलता था। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत रुचि थी तब भी, अभी भी है। मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं आज भी बहुत सीखता हूँ। ज़्यादातर वहाँ जंगल थे। तो गाँव के जो उनकी 2 बहनें और गाँव की और भी लड़कियाँ, ज़्यादातर लड़कियां ही हम सबको घुमाने ले जाया करती थी। ठीक है,
और मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब जितने लड़कियों के साथ मैंने कभी मतलब बात नहीं किया था, अपने किसी अपरिचित लड़कियों से मैंने कभी खुल के कभी बात नहीं किया था। और चूँकि वहाँ के जो भी जेंट्स थे वो सब काम पे जाते थे रोज़, तो हम सबको घुमाने का उनके पास टाइम नहीं होता था। तो जो गांव की जो लड़कियां थी, उनकी बहन लता और उनकी गांव की जो और भी सहेलियां थी, वो सब हम सबको घुमाने ले जाते थे। क्योंकि मैं कैमरे का बहुत शौकीन था, बहुत पहले से ही, अभी भी हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे कैमरा दो, क्योंकि ये सब यादें मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। और उन्होंने उसी कैमरा कहीं से अरेंज किया, उसमें हमने रोल डाले, उसमें 36 फ़ोटो थे। हमने कहा कि 36 फ़ोटो बहुत है और 36 फ़ोटो में हम काम हो जाएगा हम सबका। बगल में जैसा कि मैंने बताया कि एक नदी थी, और नदी पूरी तरीके से पानी उसमें नहीं था। तो पानी पीने के लिए क्या होता था कि उस पर रेत जो है हटाओ, तो नीचे से पानी रस रस के आता था। फिर उसी को पानी को निकाल करके एक जगह बाल्टी में इकट्ठा करते थे। फिर बाल्टी में जो है जो मिट्टी और जो भी बालू होते थे नीचे बैठ जाते थे। फिर ऊपर का पानी हम सब छान के पीते थे। ये सब हम सब के डेली के रूटीन थे। तो जब भी हम सब गांव घूमने जाते थे, हम सब जो है फल तोड़ के खाते थे। तांबुल, जो पान और सुपारी का पेड़ होता था, वो हम सब खाया करते थे। और जितने भी प्रकार के वहाँ पे जो है नेचुरल फ्रूट्स होते थे, वो सब खाते थे। और बहुत ही आनंद आता था। हम सब कंदमूल जो है ज़मीन से उखाड़ के खाया करते थे, है ना। फिर जो है चाचा जी से मैं बराबर पूछता था, पैसा का जुगाड़ हुआ, पैसा का जुगाड़ हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक जो है चाय के बागान के मालिक हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तो वहाँ के मालिक थे जहाँ पे उनके पिताजी काम करते थे, उनसे गए उधार मांगने। तो उन्होंने बोला कि पैसा क्यों चाहिए आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो ये बात सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुए कि वो मुझे उन दोनों से मिलवाइए, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी एक दिन अपने साथ पे डिनर पे बुलाया। ओके, तो फाइनली पैसा मिल गया। फाइनली वो दिन आ गया कि हम सबको जाना है। फाइनली जो है उनके पिताजी और आलोक दोनों लोग हम सबको गुवाहाटी तक छोड़ने आए। और उनके घर वाले, उनके गांव वाले हम सबको छोड़ने के लिए बहुत दूर तक, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक हम सबको छोड़ने आए। उनके पिताजी और वो बच्चा और हम दोनों जो है गए गुवाहाटी बस से, और वहाँ से लिए टिकट, और टिकट के लिए रवाना हो गए अपने घर के लिए। इसी बीच एक और घटना घट गई कि जब हम सब गए थे, उसी के अगले दूसरे दिन एक जो है उल्फा उग्रवादी का घटना हो गया कि उल्फा उग्रवादी ने ऐसा कुछ हो गया, कुछ लोग मारे गए। मेरे घर वालों को पता चल गया कि ऐसी घटना हुई है वहाँ पे। तो उनको डर लग गया कि कहीं हमारे बच्चे ही तो नहीं हैं। और उस समय जो है हमको इतना पता नहीं था कि हम वहाँ पहुँचने के बाद एक चिट्ठी लिख के घर पे भेज दें कि मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा करके। ये सब चीज़ें का, इस चीज़ का मेरे पास कोई मैं अनभिज्ञ था ये सब चीज़ों की, मुझे ऐसा करना चाहिए। और चूँकि मेरा प्लान नहीं था ज़्यादा दिन तक रुकने का, सिर्फ मैंने अधिक से अधिक सोचा था 1-2 दिन तक रुकेंगे फिर चले आएंगे। तो मुझे चिट्ठी वैसे भी हमें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं समझा। तो मैंने घर पे बता नहीं पाया किसी तरीके से कि हम सब सुरक्षित हैं। और वो 10 दिन हमारे घर वालों के लिए बहुत बुरा बीता। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता था, उन घर वालों की जो है टेंशन बढ़ती जाती थी। घर आते आते मुझे कुछ 14-15 दिन बीत गए थे। और घर वालों को लास्ट के 2-3 दिन ऐसे लग गए थे कि अब वो बच्चा हमारा, यानी मैं अब इस दुनिया में हूँ ही नहीं। हमारे रिश्तेदार और गांव लोग जो है आकर के हमारे घर में मिलना शुरू कर दीजिए। और मरने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत लोग घर पे बात करने लगे। और बहुत ही गमगीन माहौल हो गया था मेरे घर पे, जो इन सब चीज़ों से मैं अनभिज्ञ था पूरी तरीके से, मुझे एकदम नहीं पता था, एकदम परे था मैं। जैसे ही और जब मैं समझ ली कि रात के मैं 12-1 बजे पहुंचा था अपने घर में, और हमारे घर में भीड़ लगा हुआ था, पहले से काफ़ी जमावड़ा था कि क्योंकि सब लोग जानते थे कि अब इनका बच्चा दुनिया में नहीं है। तो सांत्वना देने वाले लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। और मैं घर पहुँचा और मेरी मम्मी दौड़ते हुए आई और मेरे पैर पे गिर पड़ी और बहुत रो रही थी और कह रही थी कि आज के बाद तुम कभी मत जाना मेरे घर से दूर। बहुत जकड़ के हाथ मेरा पकड़ के लेके गई घर में, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे कभी छोड़ेगी ही नहीं। तो लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने मम्मी पापा को, सबको, घर वालों को बताया कि ये जो है बच्चा मैंने हम सब ने अगवा करके उसको घर तक छोड़ के आए हैं। तो ये तब उन सबको और भी आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कैसे कर लिया तुमने, और तुमने पहले ही बताना चाहिए था। तो जो भी हो, सही सलामत मैं घर पे वापस आ गया। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ लेटर्स, जो कि हम सब वहाँ से आने के बाद हमने काफ़ी लेटर का आदान प्रदान किया। वो भी लेटर लिखते थे, हम भी लेटर लिखते थे।
और हमारे पास काफ़ी लेटर हैं, हमारे घर पे भी काफ़ी सारे लेटर हैं। मैंने घर से मंगवाए थे, ये मैं स्कैन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए ये कि ये लेटर है ना, इसमें देखिए उनका ये नाम लिखा है, लोकनाथ मिश्रा, गलछपा, ठीक है। और न्यू हर साल नए साल पे हम सबको कार्ड आते थे, ये देख रहे हैं, हर साल हम सबको नए साल पे कार्ड आते थे, हैप्पी न्यू ईयर 2000, और इसमें शायरी शायरी ये सब लिखा हुआ है। देखिए ये सब चिट्ठी उसी समय के है जो मैं अभी मैंने रखा। देखो लिखा है कि मेरे प्यारे रमेश भैया जी, आदरणीय मेरे प्यारे रमेश भैया जी, श्री गणेशाय नमः। ये देखिए शायद तारीख है उस समय का 28/12/1999। अब मुझे चाहिए आप सबसे एक मदद, जो आप ही सब मुझे मेरा मदद कर सकते हैं। वो मदद मुझे ये चाहिए कि जब मैं बीएससी एमएससी करने के बाद मैं इलाहाबाद तैयारी करने गया था, तब मैं लेटर का आदान प्रदान करना बंद कर दिया था, क्योंकि लेटर घर आते थे, मैं इलाहाबाद रहता था। जब मैं इलाहाबाद से घर आता था तो वो सब भूल जाता था मैं रिप्लाई करना। तो धीरे धीरे जो है हमारा उनका कनेक्शन जो है लूज़ हो गया। जब मैं अमेरिका आया तो मैंने उनको जो है खोजना शुरू किया, तो मैंने उनको कई लेटर लिखे, लेकिन कोई लेटर का जवाब नहीं आया, ठीक है। तो मुझे आपसे मदद चाहिए कि मैं आपको मैं उनके आलोक जी का मैं पता बता रहा हूँ आपको खोजना है उनको और मेरे तक पहुँचाना है कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। मैं जो है उनसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, किस स्थिति में है, जितेंद्र भैया कैसा है, कितना बड़ा हो गया, ये सब चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको अगर मेरी जो भैया आसाम के रहने वाले हों या तेजपुर या दिसपुर, जो भैया वहाँ के लोग हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उनसे किसी भी तरीके से मेरा किसी का फ़ोन नंबर या फिर कोई उनका पता जहाँ पे वो रहते हो, अगर वो मूव कर गए हो तो कहाँ रह रहे हैं, उनका पता क्या है, ताकि मैं चिट्ठियों का आदान प्रदान फिर से जारी कर सकूँ, ठीक है। तो आपका यही छोटा सा एहसान रहेगा। काफ़ी रात हो गई है वीडियो बनाते बनाते, और मैं जो है वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही कहना है कि आपको ये भी नहीं कर देना है कि सब पूरा दुनिया उनके घर पे पहुंच जाए, उनकी प्राइवेसी को भंग करें। सिर्फ जो है अगर आप कर सकते हो तो आप हमको उनका जो है पता हमारे साथ पहुंचा दें। बस यही मेरी ये विनम्र निवेदन है आप सबसे। धन्यवाद।